सो अभी हमें ये समझना है कि स्ट्रेट लाइन को आर्गन प्लेन में किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरह ड्रॉ किया जाता है। स्ट्रेट लाइन के वेरियस फॉर्म जो है उनको आर्गन प्लेन में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। सो बहुत सारे सब टॉपिक है इसके अंदर जो मैंने स्क्रीन पे लिख रखे हैं। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, लाइक हमें लाइन सेगमेंट के लिए अलग से इक्वेशंस है वो पढ़ना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए अलग से इक्वेशन है वो है, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, राइट। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो इसको हम दो तरीके से करेंगे, या तो आर्ग्यूमेंट की हेल्प से या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो करके, कि अगर हम 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया ज़ीरो रहता है। एंड देन लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म जैसा वेक्टर्स में होता है, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, complex slope, length of perpendicular on a line from a point, and फिर position of point with respect to lines, position of 2 points with respect to line, and then reflection of point in a straight line, right। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम इसको पार्ट वाइज डिवाइड करने वाला है। सो इस वाले लेक्चर में, इन दिस लेक्चर, ये ऊपर वाली चीज़ हम कवर करेंगे, एंड इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड दीज ऑल थिंग्स। एंड एक और जो थर्ड लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन एंड अदर ज्योमेट्रिक फिगर, राइट। जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारे क्वेश्चंस करते हैं उस टाइप से। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लेक्चर हमें कवर करना है वो इतना पार्ट है जो इस लाइन के ऊपर वाला है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन सेगमेंट से, कि डिफरेंट टाइप के लाइन सेगमेंट किस तरह वर्क करते हैं। सो अब लाइन सेगमेंट हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हमने एक पॉइंट यहाँ पे ए लिया एंड एक पॉइंट यहाँ पे बी लिया, एंड सपोज इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से रिप्रेजेंट किया है एंड इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से रिप्रेजेंट किया है, एंड अगर हमें ए एंड बी को कनेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है, सपोज ये लाइन हमने ड्रॉ की है, एंड इस लाइन पे कोई वेरिएबल पॉइंट है P, और हम उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो लाई करता है, राइट। तो अभी ये ऑब्वियस है कि अगर P जो है वो A और B के बीच में रहेगा तो PA प्लस PB इक्वल्स टू क्या होगा, AB होगा, राइट। ये हमें सबको मालूम है। तो अभी PA को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1, एंड PB को लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल्स टू AB जो डिस्टेंस है, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, राइट। तो ये एक फॉर्म हो गया, और ये इसको हमें याद रखना है। ये तब है जब पॉइंट P जो है वो A एंड B के बीच में लाई करता है। तो ये ध्यान देना है, व्हेन वेरिएबल पॉइंट लाइज बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स, तब ये यूज़ करना है इस फॉर्म में जब भी आता है। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है स्पेशली, कि किस तरह कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। कभी कभी ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया कि A एंड B 2 पॉइंट्स हैं, सपोज A अगर हमने दिया, अगर मैं बोलता हूँ कि सम 3 + 4 आयोटा, ये हमें A दिया, एंड एक पॉइंट B दिया सम -2 + 5 आयोटा, सपोज ये 2 पॉइंट है। एंड अभी हमें बोला जाता है कि इसको हम Z1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम Z2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्वेश्चन में इस तरह वैल्यू दी जाती है, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 एंड प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2, एंड दिस इज इक्वल टू सम K, राइट। सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है, एंड K के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमसे P के एक जो वेरिएबल पॉइंट Z जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लोकस के बारे में अगर पूछा जाए, राइट, यही P है सेम। अब P को मैं वेरिएबल रख रहा हूँ, एंड मैं K के डिफरेंट वैल्यू दे देता हूँ, तो मैं डिफरेंट वैल्यूज़। सो लाइक हम पहले एक चीज़ में चेक कर लेता हूँ कि जो AB डिस्टेंस है वो कितना है। तो AB डिस्टेंस बहुत ऑब्वियस है निकालना, √26 है, राइट। अब अगर मैं K की वैल्यू अगर सपोज 5 देता हूँ, या K की वैल्यू मैं √26 देता हूँ, या मैं K की वैल्यू सपोज 10 देता हूँ, ऐसे 3 वैल्यू मैंने K की दी है, पॉसिबल है। तो ये ध्यान रखना कि जो मैंने ऊपर हाईलाइट किया है राइट साइड में, मॉड Z1 माइनस Z2, राइट। तो स्ट्रेट लाइन सिर्फ इसी केस में होगी जब ये जो लेफ्ट साइड वाली इक्वालिटी है, लेफ्ट साइड वाली जो एक्सप्रेशन है
वो राइट साइड वाली एक्सप्रेशन के इक्वल है, राइट। ये जो वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, तो ये वैल्यू जो होनी चाहिए वो फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी ये लाइन सेगमेंट है। तो अगर हमने ये वाला केस लिया, लाइक के इक्वल टू 5 वाला अगर केस लिया, तो इस वाली केस में कोई भी लोकस नहीं होगा, क्योंकि हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं आर्गन प्लेन में जिसके दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम जो है वो उन फिक्स्ड पॉइंट से की डायरेक्ट डिस्टेंस से कम है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि पी ए प्लस पी बी का जो एडिशन है वो ए बी से कम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस वाले केस में नो लोकस, ये ध्यान रखना है, राइट। इस वाले केस में ऑफ कोर्स ये लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो, बेटर आंसर लाइन सेगमेंट है। अगर लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन दोनों आ जाए एंड सिंगल चॉइस हो तो लाइन सेगमेंट टिक करना ऑफ कोर्स। एंड अगर के 10 देता हूँ मैं, राइट, तो इसका आंसर इलिप्स आता है। अब इलिप्स कैसा आता है वो इलिप्स के टाइम हम सीख लेंगे, बट अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन मॉड z1 माइनस z2 है, राइट, तो आंसर इलिप्स होने वाला है, ठीक है। तो ये समझ लेंगे बाद में कैसा आता है, पर स्ट्रेट लाइन और नो लोकस में क्या करना है वो क्लियर आई हो। तो लाइन सेगमेंट का एक तरीका मैंने बता दिया। सेकेंड फॉर्म जो लाइन सेगमेंट का पॉसिबल है, ये फर्स्ट हो गया, वो भी समझ लेते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो P वाला पॉइंट है वो A और B के बीच में लाई ना करे, राइट। ऐसा हो सकता है कि हमने जो पॉइंट A लिया सपोज यहाँ पे एंड एक पॉइंट B है, इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, ऐसा मैंने डॉट से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, एंड जो एक्चुअली मेरा पॉइंट P है वो A और B को कनेक्ट करने वाली लाइन पे लाई करता है, बट A और B के बीच में नहीं है, या तो वो A के लेफ्ट में है या फिर वो B के राइट में है, राइट। ऐसा हो सकता है कि P इस वाली पोजीशन पे हो सकता है P इस वाली पोजीशन पे हो, राइट। तो इस वाले फॉर्म में हम क्या करने वाले हैं तो वो भी समझ लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि इफ़ P इज ऑन लेफ्ट ऑफ A, राइट, तो हम क्या बोल देंगे कि PB माइनस PA इक्वल्स टू AB, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड z माइनस z2, B को मैं वही जो ऊपर लिखा है वैसे लिख रहा हूँ z2 से, एंड A को मैं z1 से लिख रहा हूँ। तो मॉड z माइनस z2 माइनस मॉड z माइनस z1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z2 माइनस z1, राइट। तो जब ऐसी बात होती है, ये वाला पार्ट की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए और अच्छे से। तो ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब सारी चीज़ें A के लेफ्ट साइड में है, राइट। एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, तो मैं इसको अलग कलर से शो कर देता हूँ, राइट। ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट साइड वाला, यहाँ पे अगर होगा P तो ये वाली इक्वेशन है, ये ध्यान देना है, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है जब अगर जेई तुमसे पूछेगा तो थोड़ा ट्रिक लगा के पूछ सकता है, कुछ कंडीशन लगा के पूछ सकता है, थोड़ा केयरफुल रहना। तो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मॉड की यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक साइड वाली कंडीशन लिखी है कि जब PB ग्रेटर देन PA है, राइट, यानी कि PA के लेफ्ट में, फाइन। एंड अगर सपोज इस साइड की मैं बात करता हूँ, जब B के राइट साइड में अगर हमें बात करना है, ये वाला साइड अगर हमने लिया, एंड यहाँ पे अगर हमें सीखना है कि इफ़ P इज ऑन राइट ऑफ B, राइट, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि PA माइनस जो PB होगा उसकी वैल्यू AB के इक्वल हो जाएगी, मतलब P हम यहाँ पे ले रहे हैं अभी सेकंड पोजीशन P के, राइट। तो अब इसको किस तरह लिखोगे, मॉड z माइनस z1 माइनस मॉड z माइनस z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z2 माइनस z1, राइट। तो दोनों फॉर्म समझ में आ गए होंगे, ये क्लियर है। एंड अगर हम इनको कंबाइन फॉर्म में अगर लिखना है कि लेफ्ट राइट दोनों साइड आ जाए तो समझ में आ गया हो क्या करना है। अगर हम दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं, राइट, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड z माइनस z1 माइनस मॉड z माइनस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। तो इसका मतलब ये होगा कि आइदर साइड लाई कर सकता है A और B के, राइट। तो ये समझ में आ गया, एकदम क्लियर है, फाइन। अब इसमें भी एक चीज़ है जो तुम्हें ध्यान रखनी है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बोला है, क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, बट अभी मैं थोड़ा हिंट देकर समझा देता हूँ कि क्या है इसका मतलब। कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आया, इस टाइप से एग्जांपल लिया कि मॉड z माइनस z1 माइनस मॉड z माइनस z2 एंड दिस इज इक्वल टू सम k, एंड अगेन जो k की वैल्यूज़ हैं और A और B मैं यहाँ से उठा रहा हूँ,
जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिया था कि ए को मैं 3+4 आयोटा ले रहा हूँ एंड बी को -2+5 आयोटा ले रहा हूँ एंड ए बी की डिस्टेंस √26 है, राइट। तो अगेन ये करते हैं एंड हम के की डिफरेंट वैल्यू लेते हैं। सपोज के को मैंने फिर से 5 लिया, के को मैंने सपोज √26 लिया एंड सपोज मैंने के की वैल्यू 10 ली। तो अभी चीज़ें डिफरेंस में, राइट, ये समझ के रखना है हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, तो जो फर्स्ट वाला केस है उसमें क्या है कि डिफरेंस की वैल्यू 5 है, ठीक है। सो फर्स्ट वाले केस में जो इक्वेशन आएगी वो आने वाली है हाइपरबोला की, राइट, ये हाइपरबोला हो जाएगा। एंड ये वाली जो इक्वेशन आएगी जो जिसमें के की वैल्यू अगर √26 अगर हम लेंगे जो कि mod z1 - z2 के इक्वल है, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, फाइन, जिस तरह मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया उस साइड से। एंड अगर के 10 होगा तो नो लोकस, क्योंकि पी ए माइनस पी बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ए बी से बड़ा नहीं हो सकता, राइट, ए बी ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो समझ में आ गया होगा। तो इन दो केसेस में लोकस आ जाएंगे। हाइपरबोला कैसे आएगा वो हम हाइपरबोला में सीख लेंगे। सारे यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों सेगमेंट क्लियर कर लिया हमने। अब थर्ड चीज़ पढ़ते हैं हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आसान है कि कोई पॉइंट इस तरह मूव करे कि उसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है इक्वल रहे, मतलब हर एक पोजीशन पे वेरिएबल पॉइंट की दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, राइट। तो ये ए एंड बी हमने दो पॉइंट लिए एंड हम एक पॉइंट पी बनाते हैं। जैसे सपोज एक पॉइंट पी यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो क्या बोला जा रहा है कि पी ए एंड पी बी जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, राइट। तो जो पी का लोकस होगा अगर हम इस तरह मूव करते जाएंगे तो ऑफ कोर्स आता होगा ये कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो जो पी का लोकस है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमें फाइंड करना है, इस लाइन की इक्वेशन क्या आने वाली है। तो ये काफ़ी आसान है, तो सिंपल है, ये भी को हमने कनेक्ट किया वैसे, राइट। तो ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, ये भी ऑब्वियस है जब पी इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पी को फिर से z लेते हैं, इसको हम z1 लेते हैं एंड इसको हम z2 अगर लेते हैं, सो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z2। तो या तो इस फॉर्म में मिल सकता है हमें, जो कि काफ़ी सिंपल एंड शॉर्ट फॉर्म है, इजी टू अंडरस्टैंड है कि इसका मतलब क्या दिया गया, ठीक है। अदरवाइज़ इसको एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉड्यूलस को हटा सकते हैं इन दोनों साइड से, राइट। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझना इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसका यूज़ हम तब करेंगे जब हम सर्कमसेंटर फाइंड करेंगे, राइट। यूज़ कहाँ पे होने वाला है इसका, जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर्कमसेंटर फाइंड करेंगे तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं, फाइन। तो एक तो फॉर्म ये हो गया जो मैंने ऊपर लिखा है। सेकंड फॉर्म क्या कर सकते हैं, इसको हम मॉड्यूलस को हटा सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं एंड स्क्वायर करने के बाद मॉड्यूलस का हम उसको कॉन्जुगेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह लिखा जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं z माइनस z2 इंटू z बार माइनस z2 बार, फाइन। तो उसको जस्ट सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या आ रहा है। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है काफ़ी। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि z बार आएगा जो दोनों साइड से कट जाएगा। तो मैं z बार का कोफिशिएंट लिखता हूँ पहले, इधर z बार इंटू z1 एंड माइनस z इंटू z1 बार प्लस मॉड z1 स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस z2 बार एंड माइनस z बार z2 एंड मॉड z2 स्क्वायर, फाइन। तो उसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, तो आ जाएगा z इंटू z2 बार माइनस z1 बार एंड z बार इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू मॉड z2 स्क्वायर माइनस मॉड z1 स्क्वायर, ठीक है। तो काफ़ी बुक में ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। तो कुछ पर्पजली मैंने करवाया यहाँ पे, या कुछ चीज़ें तुम ऑब्जर्व कर सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा आता है ऑलरेडी। यहाँ पे कुछ फॉर्म में चीज़ आई हैं, फाइन। तो ये दो फॉर्म याद रख लेना, एक ये वाला फॉर्म और एक ये वाला फॉर्म। तो पहले वाला फॉर्म बड़ा आसान है, सेकंड वाला फॉर्म अगर थोड़ा भी समझ में आता है
तो हेल्पफुल रहेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। फाइन, तो अभी आगे बढ़ता है एंड इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन आर्गन प्लेन। फाइन, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो समझते हैं अभी। अगर हम फिर से स्टार्ट करते हैं कि एक पॉइंट ए लेते हैं Z1 एंड एक पॉइंट बी लेते हैं Z2। फाइन, सो अभी इसमें पहले हम इसको आर्ग्यूमेंट की हेल्प से समझेंगे कि ए और बी को अगर हमने कनेक्ट किया तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनने वाली है। एंड उसे स्ट्रेट लाइन पे अगर हम एक वेरिएबल पॉइंट की पोजीशंस अगर देखते हैं तो क्या क्या पोजीशंस हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम आर्ग्यूमेंट की हेल्प से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो समझ लेते हैं। सो अगर सपोज मैं इसको 3 रीजन में बांट देता हूँ। एक रीजन ये है जो ए और बी के बीच वाला रीजन है, एंड एक रीजन है ए के लेफ्ट में, एक रीजन है बी के राइट में सपोज। तो अगर पी सपोज यहाँ पे रहता है इस वाले रीजन में, या फिर यहाँ पे रहता है फर्स्ट रीजन में एंड थर्ड रीजन में, एंड ये है सेकेंड रीजन में। सो अगर सपोज पी ए और बी के बीच में रहता है एंड इसको हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फॉर पोजीशन P2, राइट। तो अगर मैं एक वेक्टर बनाऊँ P2 से बी को कनेक्ट करने वाला, तो एक वेक्टर बना दिया मैंने इस डायरेक्शन में, और एक वेक्टर P2 को मैंने इसे कनेक्ट किया तो इस डायरेक्शन में, राइट। तो अभी अगर हम थोड़ा आर्ग्यूमेंट के ऊपर डिस्कस करें कि अगर मुझे ये जो वेक्टर है जो P2 से बी की तरफ जा रहा है, उसको अगर हमें इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं जो P2 से ए की तरफ जा रहा है, राइट, तो मुझे कितना डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा? 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z इक्वल्स टू पाई, राइट। ये समझ में आता है हमें इसको, और हम आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लॉग जैसी रहती है इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z इक्वल्स टू पाई, राइट। तो इस फॉर्म में अगर चीज़ें लिखी है तो इसका मतलब ये है कि P एक पॉइंट है जो कि ए और बी के बीच में लाई करता है, राइट। तो ये समझ में आ गया, ये वाले रीजन की बात हो गई, क्लियर। अच्छा, अगर उसी P की हम बात करते हैं लेकिन अभी वो P3 या P1 पोजीशन पे, तो अब क्या होगा? तो अगर हमने पॉइंट P को सपोज यहाँ रखते हैं, अगर ये हमारी पोजीशन रहती है, या अगर हमारी पोजीशन रहती है, इसको और कलर यूज़ कर लेते हैं, ये अगर हमने हमारा पोजीशन लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा Z है सपोज, राइट। तो अभी क्या होगा अगर मैं ये वेक्टर बनाता हूँ B से P3 की तरफ एंड A से P3 की तरफ अगर एक वेक्टर बनाया, राइट, तो दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है। यानी कि अगर हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z1 इक्वल्स टू 0। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो इसका मतलब जो पॉइंट P है वो A और B के बीच में नहीं है, इट लाइज आउटसाइड A एंड B, और उसी लाइन पे जो A और B को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये वाली किस चीज़ के लिए हो गई? P1 एंड P3 के लिए। P1 में भी सेम चीज़ कर सकते हो, P1 में डायरेक्शन दोनों की उल्टी हो जाएगी, दोनों लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, बट उनके आर्गूमेंट का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी एक फॉर्म हो सकती है इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स की, ठीक है। तो एक तो दोनों ही समझ के रखना है, याद रखना है, क्योंकि कहीं शॉर्ट फॉर्म में आ जाए तो घबराना नहीं है। एंड इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? कि पहली जो फॉर्म है उसको अगर हम कन्वर्ट करें, ये जो चीज़ है, किसी नंबर का आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है? पाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z इज रियल नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। एंड इस चीज़ को अगर हम लिखें तो इसका मतलब ये हुआ कि Z माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z1, ये चीज़ क्या होगी? ये चीज़ हो जाएगी रियल पॉजिटिव। तो हमें समझ में आ जाता है,
ठीक है। तो दोनों ही केसेस में नंबर क्या है, जो रेशो है वो क्या है, रियल है। नेगेटिव पॉजिटिव अगर हम थोड़ा छोड़ दें, हाँ अगर नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान में रखते हैं तो हम पोजीशन भी बता सकते हैं पॉइंट की, बट उसको हम थोड़ा अगर दरकिनार कर दें, थोड़ा साइड में कर देते हैं कि हमें तो सारी पोजीशन के लिए देखना है, P1 P2 P3 सारी पोजीशंस के लिए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो रेशो है वो हमेशा अगर रियल है, राइट, कौन सा रेशो, Z माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z1, कोई भी रेशो यूज कर सकते हो। अगर कोई रेशो रियल है तो उसका रेसिप्रोकल भी रियल होगा, राइट। तो अगर ये नंबर रियल आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो चीज़ सेम होनी चाहिए। तो इससे हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं एक और फॉर्म में। तो हम क्या लिख सकते हैं, Z माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z1 दिस इज इक्वल टू Z बार माइनस Z2 बार अपॉन Z बार माइनस Z1 बार। ठीक है, ये भी एक पीसफुल सा फॉर्म है। इस फॉर्म में भी चीज़ें मिल सकती है, ये भी ध्यान रख लेना है, ये भी लाइन का ही फॉर्म है। कूल। एंड इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको आपको ऐसे लिख सकते हैं, समझ लो, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो और चीज़ें थोड़ी गंदी होंगी बट अच्छी भी हो जाएंगी। देखते हैं क्या होता है। सो क्या आ जाएगा, Z माइनस Z2 इंटू Z बार माइनस Z1 बार इक्वल्स टू Z माइनस Z1 इंटू Z बार माइनस Z2 बार। एंड जस्ट सॉल्व करते हैं, लाइक क्या क्या आने वाला है, Z बार माइनस Z1 बार माइनस Z बार Z2 माइनस Z2 Z1 बार इक्वल्स टू Z बार माइनस Z1 Z बार एंड माइनस Z बार एंड प्लस Z1 Z2 बार एंड यहाँ पे भी ये प्लस था। ठीक है, तो अभी जस्ट इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए एंड अभी हमें सिर्फ कोफिशिएंट्स को रीअरेंज करना है, राइट। सो अगर हम रीअरेंज करते हैं कोफिशिएंट तो देखते हैं क्या बनता है। तो मैं सब कुछ चलो इस साइड लेके चला जाता हूँ। तो इस साइड लेके जाते हैं तो Z इंटू आ जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार एंड देन Z बार के साथ आ जाएगा Z2 माइनस Z1 एंड यहाँ पे हो जाएगा Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार इक्वल्स टू 0। तो ये भी लाइन का इक्वेशन है। सो इस फॉर्म में अगर चीज़ें मिलती हैं, याद रहता तो अच्छी चीज़ है, अगर याद नहीं रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस फॉर्म में अगर चीज़ें मिलती हैं तो भी ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो सब हमें याद रखना है, हो सके तो याद रख लेना, नहीं रखते तो मेथड याद रखना कि हो क्या रहा है, राइट। ये दो हो गए, या फिर इस फॉर्म में भी लिख समझ सकते हो, ये भी एक फॉर्म होगी अपने पास, ये भी आ गया समझ में। इस फॉर्म में भी समझ सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इस फॉर्म में भी समझ सकते हो। कूल, तो ये सब हो गया। ठीक है, तो ये हमने आर्गुमेंट से सब डिराइव किया कि आर्गुमेंट होगा तो कैसे होगा। अब इस चीज़ को हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब वो समझना है कि कैसे करना है, तो देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल में जा सकते हैं, राइट। एंड अब इसकी थोड़ी डिटरमिनेंट की नॉलेज होनी चाहिए। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो इन कार्टेशियन क्या होता है कि अगर Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर, राइट। तो बेसिकली ये दो में फिक्स है, Z1 एंड Z2 फिक्स, एंड ये जो पॉइंट है वो वेरी कर। एंड सबके हम कॉरस्पॉन्डिंग अगर कार्टेशियन फॉर्म में इसको लिखते हैं तो ये कैसा होता है, लाइक x, y, x1 y1 x2 y2, ये 3 पॉइंट है जो कि कोलिनियर है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट होगा, एरिया वाला डिटरमिनेंट होगा, अगर हम ट्राइंगल का एरिया अगर निकालें डिटरमिनेंट की हेल्प से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो उस पर हम बेस्ड हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कुछ रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो समझते हैं क्या करना है। सो ये जो डिटरमिनेंट में लिखने वाला हूँ, हाफ तो बाहर है, तो यहाँ पे क्या है कि x y1 x1 y1 एंड 1 एंड देन x2 y2 एंड 1, राइट। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि इनसे इन 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया 0 है। क्यों है, क्योंकि वो तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ।
राइट। तो अब थोड़ा डिटरमिनेंट की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्रीरिक्विजिटी है इस चीज़ के लिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट ये पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है। सो मैं ये अप्लाई करता हूँ कि कॉलम 1 को मैं लिखता हूँ कॉलम 1 प्लस आयोटा टाइम कॉलम 2, राइट, ये लिखता हूँ। एंड उसके बाद कॉलम 2 को, चलो सिर्फ पहले कॉलम 1 समझाया था, कॉलम 2 पे भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बट ठीक है। ओके, तो पहले जस्ट ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, एंड दिस इज y1 y2 1 1 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइन। एंड इसके बाद हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इसके बाद हम यूज़ करते हैं कि सेकंड कॉलम पे जो प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस 2 टाइम कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ओके, द स्लाइड चेंज 2 टाइम आयोटा कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, राइट। ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट 0 ही है इस चीज़ का, तो 2 आयोटा का इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो क्या हो जाएगा ये, तो फर्स्ट चीज़ तो एज इट इज़ है, इसको एज इट इज़ लिख सकते हो, एज इट इज़ कॉपी किया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइक मैं साइड में करके दिखाता हूँ, लाइक 2 आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, आयोटा वाई माइनस एक्स, यानी कि नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई, ये आ जाएगा। तो पहली चीज़ आ जाएगी नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई, सेकेंड चीज़ नेगेटिव ऑफ x1 माइनस आयोटा वाई, थर्ड चीज़ नेगेटिव ऑफ x2 माइनस आयोटा वाई 2, एंड देन 1 1 1 एंड 0। फाइन। तो ये जो चीज़ है इसको हम z लिख सकते हैं, एंड इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम z बार लिख सकते हैं, राइट। ये समझ में आ जाना चाहिए अभी कि ये जो चीज़ लिखी है ये z है, एंड यहाँ पे जो चीज़ लिखी है वो z बार है। ठीक है, तो जस्ट हो गया है। तो हमारे पास एक फॉर्म और आ गई है, क्या आ गई है कि z माइनस z बार 1, z1 माइनस z1 बार 1, z2 माइनस z2 बार and 1 and this is equal to 0। फाइन। एंड कलर चेंज है थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ से माइनस सब कॉमन ले सकते हो, एंड ये एक फॉर्म आ गई अच्छे से, z बार 1, z1 बार 1 एंड z2 बार 1 इक्वल टू 0। तो ये भी लाइन का ही फॉर्म है। इसको अगर ओपन करते हैं, जो कि काफ़ी लोग आता होगा, इसी को अगर ओपन करते हैं, सो जो हमने पहले ऊपर पढ़ा था अभी, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूले पे हम आ सकते हैं दोबारा। तो आई होप इतना क्लियर है कि डिटरमिनेंट से हम किस तरह स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लेके आ रहे हैं, और ऊपर जो हमने डायरेक्ट लिखा वो आर्ग्यूमेंट की हेल्प से लिखा है, समझते हैं कैसे है। तो ये जैसा हम अगर आप 12th में हो तो जैसे वेक्टर्स गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करनी होती है, उसी तरीके से इसको हम फाइंड करने वाले हैं। सो देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं 3 पॉइंट लेता हूँ एक लाइन पे, या और मैं 2 पॉइंट को फिक्स रखता हूँ, 1 पॉइंट को वेरिएबल रखता हूँ, सपोज ये कोई लाइन है इनफाइनाइट डिस्टेंस की, एंड यहाँ पे एक पॉइंट ए है जिसको मैं z से डिनोट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे एक पॉइंट बी है, सॉरी z1 से डिनोट कर रहा हूँ, इसको z2 से, सेम चीज़ फिर से। एंड फिर से हम बोल रहे हैं कि कोई पॉइंट p है, राइट, एंड पॉइंट p यहाँ पे है। तो अभी क्या बोल सकते हो कि या तो वेक्टर से कर लो, कि अगर हम पी वी वेक्टर की बात करें, सो पी वी वेक्टर इज़ लैम्डा टाइम ए पी वेक्टर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है, बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि पी वी वेक्टर इज़ लैम्डा टाइम ए पी वेक्टर, राइट। ये पी वी वेक्टर है, ये मान लो ए पी वेक्टर है, फाइन। सो इनको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो पी वी वेक्टर क्या हो जाएगा, लाइक z2 माइनस z इज इक्वल टू लैम्डा टाइम z माइनस z1, राइट। सो इसको हम z को इन फॉर्म ऑफ अदर टू वेक्टर लिख सकते हैं,
तो एक तरीका हो गया, ऑलमोस्ट ये सेक्शन फॉर्मूला जैसा ही है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा z इंटू 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू लेमडा z1 प्लस z2, राइट। तो z की वैल्यू हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा इंटू z1 एंड 1 अपॉन 1 प्लस लेमडा इंटू z2, फाइन। तो अगर हम किसी एक रेशो को, जैसे इससे जो रेशो है इसको मैं एक t अज्यूम कर सकता हूँ। तो अगर ये t है तो इस चीज़ को क्या बोल सकते हो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी। तो जैसे लैम्डा एक पैरामीटर था, तो यहाँ पे जो t है वो एक पैरामीटर है, राइट, पैरामीटर है और पैरामीटर, ठीक है। सो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इक्वल्स टू टी z1 एंड 1 माइनस टी z2। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है जो हमें याद रखना है, वेक्टर से इंस्पायर्ड है। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म है स्ट्रेट लाइन के, राइट। तो अभी हमने कुछ फॉर्म पढ़े जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे कि हम ये सब पढ़ने वाले हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ मिसिंग तो नहीं है। ये सारे हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स यूजिंग आर्गुमेंट, डिटरमिनेंट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड पैरामेट्रिक फॉर्म भी हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में ये सब करने वाले, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, कॉम्प्लेक्स स्लोप एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड थोड़ा और डिटेल में अगर जाना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि जब जैसे हम कॉम्प्लेक्स स्लोप पढ़ लेंगे, राइट, यहाँ पे मैंने जी मेंशन किया कॉम्प्लेक्स स्लोप। जब हम कॉम्प्लेक्स स्लोप पढ़ लेंगे एंड ये गिवन होगा हमें कि लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है एंड उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या है। तो जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर देते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकालना, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो ये हम सेकंड लेक्चर के एंड में कर लेंगे ये चीज़। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। वी विल स्टॉप नाउ।